की होने वाली है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग की जो क्लास होने वाली है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की होने वाली है, यानी कि मानव पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र कैसे काम करता है, उस तंत्र को कौन कौन से हमारे शरीर के अंग मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन करके इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो कुछ स्टेप्स भी होते हैं। ओवरऑल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी टर्म्स आएंगे या जो भी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं कोऑर्डिनेशन में काम आते हैं, वो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले हम लोग जिस टर्म को देखने वाले हैं उस टर्म का नाम है डाइजेशन। डाइजेशन, ठीक है। तो ये एक टर्म है हमारे सामने कि डाइजेशन किसको कहते हैं, पाचन किसको कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग पाचन के नाम से जानते हैं। पाचन यानी कि पाचन किसको कहते हैं। तो ये जो पाचन होता है, जैसा कि समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को ये पता होगा कि जिस तरह से कोई भी मशीन ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी को वर्क अगर करना हो, हमारे बॉडी को वर्क करना हो तो हमें भी क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगा। और हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं और उनकी जो जरूरतें हैं, उनके जो फंक्शन है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, यानी कि जो विशेष उनके कार्य हैं, उन विशेष कार्यों को करने के लिए विशेष प्रकार के तत्व की उनको क्या होती है, आवश्यकता होती है। अलग अलग तरह के एलिमेंट्स उन्हें चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि उन्हें जैसे विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, फिर फैट्स की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, इसी तरह से इत्यादि जो भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको यहाँ पे डाइजेशन से पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि क्या हम डायरेक्टली रूप से इन सारी चीजों का कंजप्शन करते हैं, डायरेक्ट विटामिन्स ले लेते हैं या डायरेक्ट फैट्स को खा लेते हैं या डायरेक्ट प्रोटीन हमें मिल जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, जटिल पदार्थ का सेवन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स फूड ही क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होकर टूटकर एक सरल भोज्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उनसे क्या होता है, हम लोग विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स आदि चीज क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जिसको जिस हिसाब से चाहिए होता है यहां से अपनी पूर्ति को कर लेता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि पाचन किसको कहते हैं। यह जटिल भोजन को पाचन जो होता है, ये क्या होता है कि मैंने बताया भी कि ये जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित या बदलने की एक प्रक्रिया होती है। साधारण एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, कहीं पर इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। यह जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया होती है। समझ गए? यानी कि इसको लिख लीजिए कि द प्रोसेस, आपको दोनों मीडियम में मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। जिनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होता है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जिनको हिंदी मीडियम में पढ़ना है वो हिंदी मीडियम से समझेंगे, दोनों में। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स, जटिल को यहां पर क्या कहा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड टर्न इनटू सिंपल फूड कहिए या सिंपल सब्सटेंस कहिए, कि पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें
जटिल पदार्थों को क्या करता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। यहाँ जो मैंने लिखा है ये स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि पाचन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा पाचन के प्रकार। पाचन के प्रकार मतलब टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पाचन जो होता है ये कितने टाइप का होता है। तो पाचन जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है भौतिक पाचन और एक होता है रासायनिक पाचन। ठीक है, पाचन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला आपका कौन सा पाचन हो जाएगा, भौतिक, भौतिक पाचन। ठीक है, जिसको आप लोग फिजिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं, फिजिकल डाइजेशन। और जो दूसरा आपका होगा वो होगा रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन मतलब केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। तो पाचन के दो प्रकार आपके हो जा रहे हैं। पहला प्रकार हो गया आपका भौतिक पाचन और दूसरा हो गया रासायनिक पाचन। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानवों में जो पाचन होता है किस तरह का पाचन होता है, तो आप बोलेंगे कि मानवों में भौतिक और रासायनिक यानी कि फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के डाइजेशन, दोनों तरह के पाचन पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो कैसे पहचानेंगे कि भौतिक पाचन है या रासायनिक पाचन, यानी कि भौतिक पाचन कब हो रहा है और रासायनिक पाचन कब हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे नाम सुना होगा, एक टर्म आता है एंजाइम के नाम से, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, तो जो एंजाइम होता है ये उत्प्रेरक का काम करता है ना। जैसे उत्प्रेरक का मतलब होता है कि अगर कहीं पर कोई रासायनिक प्रक्रिया हो रही हो, यहां पर ही मैंने बता दिया कि जो एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं, देख लीजिए कि एंजाइम, एंजाइम जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं, जो प्रोटीन से, जो प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर एंजाइम की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, हार्मोन्स भी जो होते हैं वो भी केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं, रासायनिक पदार्थ ही होते हैं, वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। लेकिन एंजाइम अलग चीज होती है और हार्मोन्स जो होता है वो अलग चीज होता है। ठीक है, तो भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन में आप लोग देखिएगा कि जो एंजाइम होता है वो भौतिक पाचन में कोई भी भूमिका नहीं निभाता है, यानी कि भौतिक पाचन के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया, इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा यहां पर कि भौतिक पाचन के लिए, भौतिक पाचन के लिए, भौतिक पाचन के लिए एंजाइम, एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। समझ गए इस बात को। और यहीं पर दूसरी तरफ देखिएगा कि रासायनिक, रासायनिक पाचन के लिए, रासायनिक पाचन के लिए वापस से इसको लिखते हैं, एंजाइम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां पर जो बात मैंने समझाया आपको ये बात समझ में आ गया। डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को
सिंपल फूड में बदलने की, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ को किस में बदलते हैं, सरल भोज्य पदार्थ में बदला जाता है। इसी को हम लोग पाचन कहते हैं। और ये पाचन जो होता है ये कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक भौतिक पाचन होता है और एक रासायनिक पाचन होता है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन भौतिक पाचन है, कौन रासायनिक पाचन है? तो उसके लिए मैंने एक टर्म बताया आपको, एंजाइम। यानी कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक जो क्या करते हैं कि रेट को बढ़ा देते हैं, दर को, यानी कि जो क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि भौतिक पाचन के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब भौतिक पाचन में एंजाइम का तो कोई लेना देना है नहीं। अब तो यहाँ पे दूसरा जो मैंने लिखा है कि रासायनिक पाचन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये जो एंजाइम होते हैं रासायनिक पाचन के दर को क्या करते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। ठीक है, ये सबके इंडिविजुअल बॉडी डिफरेंसेस की बात होती है। किसी में किसी का पाचन बहुत मजबूत होता है, किसी का पाचन बहुत कमजोर होता है। कोई बहुत सारा खाना खा के आसानी से पचा लेता है, कोई थोड़ा खाना खा के भाई उसको गैस जैसी प्रॉब्लम, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है ना, हो सकती है। तो ये जो भी बात मैंने आपको यहाँ पर समझाया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन के प्रकार, टाइप्स क्या होते हैं पाचन के प्रकार, और एंजाइम किस तरह से भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक पाचन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भौतिक पाचन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं और ये कैसे काम कर रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक पाचन, यानी कि भौतिक पाचन में कौन से ऐसे भाई हमारे बॉडी के, कौन से ऐसे हमारे शरीर के अंग हैं या उसकी सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग यहाँ पर लगाइएगा, भौतिक भौतिक पाचन, भौतिक पाचन। ठीक है, फिजिकल फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि जो पाचन की क्रिया होती है वो मुख से ही शुरू होती है और गुदा पर जाकर समाप्त होती है। यानी कि जब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तब उस समय आपको बताया जाता है, यानी कि पूरे के पूरे आहार नाल का पूछे तो आहार नाल मुख से शुरू होकर गुदा पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो मुख से लेकर गुदा तक जो भी सब ऑर्गन्स है जो डाइजेशन की क्रिया को, पाचन की क्रिया को पूर्ण करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अलग कोई एंजाइम्स के द्वारा, तो कोई डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, कोई इंटेस्टाइनियल, कोई आंत्रस के द्वारा, कई सारी चीजें हैं, उनको बारी बारी से सारी चीजें बिना छोड़े, आपको कहना नहीं पड़ेगा, टोटल ये जो भी हमारी फाउंडेशन क्लास चल रही है, इस फाउंडेशन क्लास को देखने के बाद आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो भौतिक पाचन है। तो भौतिक पाचन में दो चीजें आती हैं। एक आपका, जैसे मैंने क्या बताया कि पाचन जो होता है मुख से शुरू होता है, तो हमारे मुख में दो चीजें हैं जो आपको दिख रही होंगी। एक तो जब भोजन हम लोग करते हैं, तो भोजन का हम लोग, यानी रोटी खा रहे हैं, तो रोटी को क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी तरह से ठूस नहीं लेते हैं मुंह से, और उसको अंदर इसमें सिस्टम लगा, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, उसको निगलने में कोई हेल्प करता है, कोई उसको सॉफ्ट बनाता है, इस तरह से। तो जो भौतिक पाचन होता है वो दांत और जीभ, ठीक है, टिथ और टंग, यानी कि भौतिक पाचन में ये दोनों जो हैं, यही जो है भौतिक पाचन का काम करते हैं, दांत और जीभ। यानी कि अभी मानव में मैंने बताया कि मानव में जो पाचन होता है वो दो तरह का होता है, दोनों तरह का, भौतिक पाचन भी होता है और रासायनिक पाचन। तो हम लोग किसको देख रहे हैं यहाँ पर, भौतिक पाचन को देख रहे हैं। तो भौतिक पाचन में कौन हेल्प करने वाला है, दांत और जीभ। तो सबसे पहले हम लोग जब अब पढ़ने वाले हैं तो टिथ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि पाचन की शुरुआत जो होती है, पाचन की
शुरुआत, पाचन की शुरुआत मुख, ठीक है। अगर मुख गुहा कहीं पर लिखा जाए, माउथ कैविटी या बक्कल मुख गुहा, तो वही बात है, ठीक है ना। मुख के बारे में, मुख का ही बात हो रहा होगा, ठीक है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख या मुख गुहा से होती है, मुख या मुख गुहा से होती है, ठीक है। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, इसको माउथ कैविटी, माउथ कैविटी या इसको बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं, जिसको मुख या मुख गुहा हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जो हमारा अब नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो क्या होने वाला है? दांत होने वाला है। दांत यानी कि टीथ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दांत क्या होता है, कैसे काम करता है भाई, आखिर इसको हम लोग भौतिक पाचन में क्यों सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दांत होगा, दांत को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। दांत को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक समय के आधार पर दांत को पढ़ेंगे, किसके आधार पर? समय काल के आधार पर, समय काल के आधार पर, समय काल के आधार पर, ठीक है ना। तो एक बात यहीं पर आप लोग जान लीजिए कि समय काल के आधार पर जो दांत होते हैं, है ना, समय काल के आधार पर दांत जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। समय काल के आधार पर जो दांत होगा वो कितने तरह के होते हैं? तो दो तरीके का हो जाते हैं। और दूसरा जो आपका यहाँ पर हो रहा है, किसके आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मनुष्य के दांत है वो कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना। यानी कि कहने का मतलब है, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय काल के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको आप लोग अस्थाई यानी कि टेम्पररी टीथ बोलते हैं, या उसको हम लोग दूध के दांत भी बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। और दूसरा जो होता है, एक बार गिर जाने के बाद जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं, पुनः क्या होता है, ये अस्थाई से अस्थाई दांत आने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि समय के आधार पर और कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर दांत जो होता है 4, यानी कि दांत जो है इसमें अलग अलग प्रकार के, कोई काटने वाला होगा, कोई पीसने वाला होगा, कोई चबाने वाला होगा, कोई चीरने फाड़ने वाला होगा, ठीक है ना। तो ये कार्य के आधार पर होगा। तो अब इसको हम लोग आगे देख रहे हैं, मिटा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि समय काल के आधार पर, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं समय के आधार पर, समय के आधार पर। तो समय के आधार पर दांतों की जो संख्या होगी, ठीक है ना, समय के आधार पर दांतों की जो संख्या बताई वो मैंने कितनी बताई अभी आपको? 2 बताई। तो सबसे पहला जो होता है वो आपका हो जाता है अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई दांत, ठीक है, जिसको आप लोग दूध के दांत, दूध के दांत बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको मिल्क टीथ, मिल्क टीथ या इसको टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसको डील कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अस्थाई। तो ये जो अस्थाई दांत होते हैं, यानी कि दूध के दांत जो होते हैं, मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ, ठीक है, इनकी जो मैक्सिमम संख्या होती है, अस्थाई, अस्थाई दांतों की संख्या, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है, ठीक है ना। यानी कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थाई टीथ कहें या दूध के दांत की कहें, इनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो 20 हो जाती है।
और अस्थाई दांतों की झरने की समय सीमा कितनी होती है? तो 6 से 8 साल। यानी कि जो अस्थाई दांत है, जो दूध के दांतों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। और अस्थाई दांतों के क्षरण यानी कि उनके गिरने की जो समय अवधि है वो कितना होता है? लगभग 6 से 8 साल के बीच में दूध के दांत क्या होता है? गिरने लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अस्थाई दांत। तो जो अस्थाई दांत होते हैं, ठीक है, दूसरा इसमें क्या हो गया? अस्थाई दांत, ठीक है, जिसको आप लोग परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो परमानेंट जो दांत होता है उसकी संख्या कितनी होती है? अस्थाई दांतों की संख्या, अस्थाई दांतों की संख्या, अस्थाई दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? लगभग 32 होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे दांत हैं ये 2 बार आ रहे हैं। एक बार तो दूध के दांत आ रहे हैं अस्थाई दांत, और दूसरी बार जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं अस्थाई दांत। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विवार दंती। द्वि का मतलब 2, वार मतलब आना, और दंती का मतलब दांत। यानी कि वैसे दांत जो 2 बार आते हैं, है ना? मानव में जो दांत आता है वो द्विवार दंती होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। ठीक है ना? कि मनुष्यों के दांत जो होते हैं, मनुष्यों के दांत द्विवार दंती। मनुष्यों के दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? द्विवार दंती होते हैं। द्विवार दंती होते हैं। ठीक है, द्विवार दंती का मतलब होता है डाइफोडेंट होता है। ठीक है, डाइफोडेंट का मतलब 2 बार। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि समय के आधार पर दांत 2 बार आ रहे हैं, तो अस्थाई दांत और अस्थाई दांत, इसलिए मनुष्य के दांत को द्विवार दंती कहा जाता है ना? फिर मनुष्य के दांत जो है ये मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, तो गर्त दंती भी कहा जाता है, थेरोडंट कहा जाता है। ठीक है, तो आगे इसको बताएंगे हम कि इसको एक बार और लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिए कि मनुष्यों के दांत जो मनुष्यों के दांत होते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि जो मनुष्यों के दांत होते हैं वो क्या होता है? मनुष्यों के दांत मसूड़ों में, मसूड़ों का मतलब गम्स में अंदर धसे होते हैं। अंदर धसे होने के कारण गर्त दंती, ठीक है, गर्त दंती थेरोडेंट, इसको क्या बोलते हैं? थेरोडेंट। गर्त दंती थेरोडेंट होते हैं। ठीक है ना? ये भी लिख लीजिएगा, होते हैं। अभी देखिए मैं बताऊंगा कि कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो दांत क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि जो दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि सभी तो एक जैसे नहीं होते, 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो 4 अलग अलग प्रकार के होने का मतलब है कि दांत जो है, मनुष्य के दांत जो है वो विषम दंती भी होते हैं। ठीक है ना? तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ये तो बहुत अच्छे, मेरे फेवरेट भी है ना? कि मनुष्यों के अंदर, वापस से इसको लिखिएगा
कि मनुष्यों के जो दांत होते हैं, मनुष्यों के दांत विषम दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं। ठीक है ना। तीनों चीजें जो हैं वो हेट्रोडेंट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हेट्रोडोंट। ठीक है। ये तीनों जो है, ये जो तीनों बात बताया मैंने कि ये मनुष्य का जो दांत है वो कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं। यानी कि समय के आधार पर जब दांत पढ़ेंगे हम लोग तो 2 बार आते हैं, एक परमानेंट और एक अस्थायी यानी कि टेम्पररी। ठीक है, जिसको दूध के दांत भी बोलते हैं। तो उस हिसाब से जो हम मनुष्यों के दांत होते हैं ये द्विबारदंती हो जाते हैं। ठीक है। फिर मनुष्यों के दांत जो होते हैं वो मसूड़ों के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो यानी गड्ढे में धसे हुए है ना, तो गर्त मतलब गड्ढा तो गम्स जो धसे होते हैं उनके कारण उनको गर्त दंती कहा जाता है, थैरोडेंट कहा जाता है। ठीक है। और मनुष्यों के दांत भाई कार्य के आधार पर जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 अलग अलग प्रकार के ना। तो इसलिए अगर एक प्रकार के रहते तो समदंती कहा जाता, लेकिन एक प्रकार के नहीं है, अलग अलग है, इसलिए विषमदंती कहा जाता है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मनुष्यों के दांत होते हैं और ऑप्शन में द्विबारदंती, यहाँ पे गर्त दंती या फिर विषमदंती अगर दे दिया और कहा उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जवाब सही होंगे। ठीक है ना। द्विबारदंती, गर्त दंती और विषम दंती। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दांत जो होते हैं वो कार्य के आधार पर, यहाँ पर तो हमने किसके बारे में पढ़ा, समय के आधार पर पढ़ लिया। अब कार्य के आधार पर पढ़ते हैं कि दांत जो होते हैं वो कार्य के आधार पर कौन कौन से होते हैं और क्या क्या काम करते हैं भाई। और फिर इसके बाद जो है आपको लास्ट में फाइनली दंत्र सूत्र बताऊंगा, और दंत्र सूत्र के बाद आगे वाली क्लास में हम लोग, जब नेक्स्ट क्लास मेरी आएगी उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा किया जाएगा कार्य के आधार पर। दूसरा जो टॉपिक है ये क्या हो गया कि कार्य के आधार पर जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कार्य के आधार पर दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो पहला क्या होगा आपका कर्तनक, कर्तनक जिसको आप लोग इंसीजर बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका रदनक, रदनक, कैनिन, कैनिन या कैनाइन बोलते हैं उसको। फिर तीसरा हो जाएगा आपका अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर, प्रीमोलर। और जो चौथा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चवर्णक यानी कि मोलर। ठीक है ना। तो कार्य के आधार पर जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक जिसको इंसीजर कहते हैं, दूसरा हो जाएगा रदनक जिसको कैनिन भी कहा जाता है, और अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है। तो इनके कार्यों को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके नाम से स्पष्ट होता है जो कतरनक होता है, कतरनक का मतलब जो होगा ये काटने, कतरनक का जो मतलब होगा ये कौन होगा, काटने वाला होगा। कतरनक का मतलब जो होगा ये काटने वाला होगा, ये काटने वाला। ठीक है। यहाँ पर साइड में ही लिख देता हूं, इतना तो सेंस है आप लोगों को, है ना। रदनक जो है ये चीरने फाड़ने वाला है, चीरने फाड़ने वाला, चीरने फाड़ने वाला। और ये जो चवर्णक है, चवर्णक का स्पष्ट है चबाने वाला या पीसने वाला। ये चवर्णक दोनों सेम ही हो जाते हैं तब। तो इन दोनों के लिए लिखेंगे चबाने अथवा पीसने वाला, चबाने अथवा पीसने वाला। समझ गए इस बात को कि जो कतरनक होता है वो काटने वाला होता है, जो रदनक होता है वो चीरने फाड़ने वाला होता है, और जो चवर्णक और अग्र चवर्णक होते हैं, प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं, ये चबाने और पीसने वाले होते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखने वाले हैं दंत सूत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। आगे जो हमारा अब हम लोग देखने वाले हैं ये दंत सूत्र के बारे में देखने वाले हैं कि दंत सूत्र क्या होता है।
ये देख लीजिए। अब इसको क्या करूंगा, पूरा का पूरा मिटाऊंगा मैं। ये कार्य के आधार पर भी देख लिया, कतरनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब आप लोग नेक्स्ट जो हम लोग हेडिंग पढ़ने वाले हैं, यानी कि दांत के बारे में जो आखिरी इंफॉर्मेशन है ना। इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होता है भाई, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कभी भी नॉलेज नहीं होता है, ठीक है ना। नॉलेज को हमेशा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, याद रखिए। यहाँ पर जो आपकी हेडिंग डलने वाली है वो क्या होती है, दंत सूत्र होने वाला है। दंत सूत्र होता है जिसको आप लोग डेंटल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। डेंटल फॉर्मूला, क्या डेंटल फॉर्मूला होता है? ये डेंटल फॉर्मूला होता है, ये दांतों की संख्या बताता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अस्थाई दांत और उनके क्या अरेंजमेंट्स होते हैं, यानी कि सामने वाला दांत देख लीजिए कैसा है, फिर उसके बगल वाला दांत कैसा है, फिर जो पीछे की तरफ में है जबड़े में, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के जो दांत यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में, जो अस्थाई दांत होते हैं, जो अस्थाई दांत होते हैं उनके लिए जो फॉर्मूला लगता है 2102 बटा में 2102, ठीक है। और साथ ही में जो अस्थाई दांत होते हैं उनके लिए जो डेंटल फॉर्मूला लगता है वो 2123 बटा में 2123 लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो मैंने बताया कि जो दंत सूत्र है वो अस्थाई दांत के लिए 2102 होता है बटा में 2102 होता है। वो ऊपर नीचे, ये तो नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही दांत जम रहे नीचे नहीं जम रहे, या नीचे जम रहे ऊपर नहीं जम रहे, दोनों बराबर आएंगे ना भाई, ऊपर नीचे, इसलिए वो लिखा गया है। और अस्थाई दांत यानी कि इनके जाने के बाद जब ये वाले आते हैं तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, 2123 बटा में 2123। देख लीजिए कैसे होता है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं दूध के दांत। दूध के दांत कहने का मतलब है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो अस्थाई दांत बारे में बात हो रहा है, तो फिर यहाँ पर लिखिएगा बायां जबड़ा, और यहाँ पर लिखिएगा दायां जबड़ा, ठीक है ना। यानी कि राइट जॉ मतलब जबड़ा होता है, और यहाँ पर लेफ्ट जॉ यानी कि बायां जबड़ा। और ऊपर नीचे भी तो आते हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है ना। दोनों तरफ लेफ्ट वाले जबड़े की बात हो रही है और राइट वाले जबड़े के बारे में बात हो रही है, ऊपर के बारे में बात हो रहा है और नीचे के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है, मिल्क टीथ के अरेंजमेंट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि देखिए सिंपल है, 2102। सिमिलरली इसको वहां पे ट्रांसप्लांट कर दीजिए, 2102 और 2102, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं सबको, ये 4 हो जाएगा, ये 0, ये 2 और ये 4। वापस से यहाँ पर भी सेम वही काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो दांतों की संख्या यहाँ पर आई है, इसको भी वापस से क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं सबको। तो जब यहाँ पर सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 2 10। कितने हो जाएंगे इनको जोड़ने के बाद, 10 हो जाएंगे। इनको भी ऐसे ही जोड़ेंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और ये 10 10 दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितना आ गया आपका, 20 आ गया। ये अरेंजमेंट समझ में आया सबको कि बायां जबड़ा और दायां जबड़ा, ये जो बताया जा रहा है दूध के दांत के लिए बताया जा रहा है,
मिल्क टीथ के लिए बताया जा रहा है कि मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला था, यानी कि बाएं जबड़े में भी, यानी कि जो यहाँ पर लिखे हैं इसको लिख लीजिएगा, इंसीजर, कैनिन, मोलर और प्रीमोलर। उसी तरह से यहाँ पे इंसीजर, कैनिन, मोलर और प्रीमोलर, ठीक है ना। तो ये चीजें दांतों की जो संख्या है इसको काउंट करके बता दीजिएगा कितना होता है, लेफ्ट साइड में कितना होता है, राइट साइड में कितना होता है ना। तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 4 4 8 टोटल संख्या जो पूछा जाएगा, यानी कि इंसीजर की, यानी कि कतरनक की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 2 4 और इधर 4 4 8। टोटल कतरनक कितने हो जाते हैं कब, मिल्क टीथ, तो 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे जो है उसको देख लीजिए कि अब दूध के जो दांत देख रहे हैं ये खत्म हो गया। अब अस्थाई दांत के लिए हम लोग देखने वाले कि अस्थाई दांत जो है वापस से इसी तरह से लिखेंगे, है ना। यहाँ पे जो बात हो रहा है अस्थाई दांत के बारे में बात हो रहा है, परमानेंट टीथ के बारे में बात हो रहा है। परमानेंट टीथ के बारे में बात हो रहा है कि जो परमानेंट टीथ है वो क्या होता है। तो परमानेंट टीथ में होता है बायां जबड़ा, वापस से लिखिएगा यहाँ पे बायां जबड़ा, फिर इधर दायां जबड़ा, ठीक है, लेफ्ट जॉ और राइट जॉ, लेफ्ट जॉ और राइट जॉ। वापस से यहाँ पर करेंगे ऊपर और यहाँ पर दोबारा चले तो फिर नीचे, ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 21 23, 21 23 बटे में 21 और 23। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 21 23 और 21 23। चलिए जोड़ते हैं सबको, 6 4 2 4। यहाँ पर भी हो जाएगा 4 2 4 6। अब इन सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 10 और ये 6 16 और इनको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे 16 16, टोटल जो दांतों की संख्या वो आ गई, वो कितनी आ गई, 32 आ गई आपकी। तो ये बात समझ में आ गया, जो अस्थाई दांत है उनकी संख्या 32 और जो इनकी संख्या कितनी है ये 20। कैसे आया 20 और कैसे 32 आया, ये डेंटल फॉर्मूला है। और अब जो है, अब एक बात याद रखिएगा कि थोड़ा सा एक और बात बता देता हूँ कि दांत जो होता है वो इस तरह से थोड़ा सा दिखने में धसा हुआ आपको दिखता है ना। तो जो सबसे नीचे जो है इसको बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं जड़, और ये क्या होता है, नेक होता है। और ये जो ऊपर होता है वो क्या होता है आपका, जिसको आप लोग क्राउन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये दांतों के बीच में जो होती है इसको बोलते हैं मज्जा गुहा, ठीक है। और यहाँ पर मज्जा गुहा पर ये टेंटिकल, ये क्या होता है, सेंसेशन के लिए, जिसको डेंटाइन कहा जाता है। और इसके ऊपर जो लेयर होता है एनामेल का लेयर होता है, जो एनामेल होता है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। यानी कि दांत को मजबूती किससे मिलती है, एनामेल से मिलती है। एक बार इसको देख लीजिएगा। बाकी ये जो भी इंफॉर्मेशन था दांत के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देख लिया, दंत सूत्र यानी दांत खत्म हो गया। अब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पाचन देखा, पाचन देखने के बाद पाचन के प्रकार को देखा, पाचन के प्रकार को देखने के बाद हमने भौतिक पाचन देखा। भौतिक पाचन में दांत और जीभ के बारे में हमें पढ़ना था, तो दांत के बारे में आज हमने पूरा ओवरऑल इंफॉर्मेशन देख लिया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जीभ को हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसके बाद रासायनिक पाचन हमारा शुरू हो जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा अगले क्लास के लिए। थैंक यू, तब तक।